हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपकी जो है बुक नंबर दूसरी चल रही है, यहाँ पर यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आपकी किताब चल रही है। तो इसी क्रम में आपका जो है यहाँ पर अध्याय 7वां है, भूआकृतियाँ तथा उनका विकास। आज यहाँ पर इसका जो है अंतिम भाग यानी पार्ट 3 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज आती है मॉर्निंग में, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए बात कर लेते हैं अगले पार्ट की। देखिए यहाँ पर आपने जो अंतिम वाला जो पार्ट कवर किया था पार्ट 2, तो वहाँ पर आपने देखा था कि जो हिमानी है यानी कि हिमनद है, हिमनद के द्वारा कौन कौन सी आकृतियों का अपर्दन होता है, अपर्दन से कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, निक्षेपण से कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, तो वो आपने नोट कर लिया था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर सागरी जल के द्वारा निर्मित आकृतियों के बारे में बताया गया है। यानी यहाँ पर तरंग और धाराओं का नाम लिख दिया गया है केवल, और तरंग और धाराएं लिखने से हम समझ गए कि यहाँ पर ये सागरी जल के द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पर यानी सागरों पर तरंगें आती हैं, वहाँ पर धाराएं बनती हैं तरंगें आने से। तो धाराएं, तरंगें और धाराएं किस तरह की आकृतियाँ बनाती हैं, तो उनकी बात कही गई है। तो अगली हेडिंग आप डाल लेना तरंग व धाराएं, और ऑब्लिक कर या फिर ब्रैकेट में लिख लेना सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तरंग और धाराओं की, तो यहाँ पर जो आपके तट होते हैं, समुद्र के किनारे जो होते हैं, इन पर मोस्टली जो परिवर्तन होता है वो तरंगों के द्वारा संपन्न होते हैं। यानी कि यहाँ पर जितना भी परिवर्तन होता है तटों के किनारे, जो भी तटों के किनारे अपर्दन होता है या निक्षेपण होता है, तो उसमें तरंगों का योगदान होता है। तो यहाँ पर आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि भाई जब तरंगों का अवनमन होता है, यानी तरंगें जब आती हैं तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है। जब तरंगें आती हैं तो क्या होता है, जो जल होता है वो तट, यहाँ पे तट है, मान लीजिए ये तट है और ये जल है, तो जल क्या होता है, यहाँ पर तरंगें जब आती हैं, वेव्स जब आती हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, बहुत ज़्यादा यानी कि दबाव डालता है। तो और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सागरी तल पर तलछटों में भी दोलन होता है। तलछट मतलब यहाँ पर जो अवसाद वगैरह हैं या फिर जो भी निक्षेपित स्थल रूप यहाँ पर हैं, तो उनमें क्या होता है, दोलन होता है, गति होने लगती है। दोलन का मतलब क्या होता है कि ये अवसाद या फिर यहाँ पर जो निक्षेपित जो तलछट है, यानी निक्षेपित तलछट है, उसमें भी गति होने लगती है। यानी तरंग तो आई, साथ में पानी में भी गति हुई और साथ में यहाँ पर जो जमाव था उसमें भी गति हुई, तलछट में भी गति होने लगी। ठीक है, तो जब ये गति होती है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई तलछट में भी गति हो रही है, तलछट भी यहाँ पर टकराएगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर आपकी समुद्री सतह है या फिर जो आपका पहाड़ वगैरह जो भी यहाँ वहाँ पर सतह है उससे टकराएगा जल। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर सामान्य तरंग की बात की जाए, देखिए सामान्य तरंगें यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती हैं तटों को, लेकिन जो सुनामी तरंगें आती हैं, सुनामी लहरें आती हैं, वो कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं, क्योंकि उनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, उनका वेग जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं तो ये जो चीज़ें हैं उनके आने से क्या होता है, उनकी आवृत्ति के पर निर्भर करता है, उनकी आवृत्ति कितनी थी, उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सेकेंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला बताया गया है कि भाई तरंगों के अतिरिक्त कुछ स्थलीय रूप भी हैं जो आपके तटों को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से स्थलीय रूप हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो अगला पॉइंट आप नोट कर लेना कि तरंगों के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप को कुछ अन्य कारकों पर भी ये निर्भर है। कौन कौन से अन्य कारक हैं जिन पर तटीय स्थल रूप निर्भर है। पहला देखो तटीय कारक यहाँ पर ये है, इसमें है स्थल व समुद्री तल की बनावट। यानी बिल्कुल सही कहा गया है कि मान लो एक और समुद्र है, हो सकता है यहाँ पर चट्टानी संरचना ना हो, यहाँ पर मुलायम चट्टानें हों तो ये बहुत जल्दी अपरदित हो जाएंगी, बहुत जल्दी कट छट जाएंगी। ठीक है, कठोर चट्टानें होंगी तो इतनी जल्दी कट छट यानी इतनी जल्दी इनका अपरदन नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो स्थल रूप है यानी तरंगों के सारे स्थल रूपों का जो अपरदन होता है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहले स्थल या समुद्र तल की बनावट, हो सकता है समुद्र तल बहुत नीचे हो, ठीक है, तो ऊपर की संरचना बनी रहे। दूसरा है यहाँ पर समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न तट। यानी उन्मग्न का मतलब क्या होता है, ऐसे तट जो जिनमें जल से नहीं डूबे होते हैं, यानी तट ऊंचे होते हैं, जल नीचे होता है, या फिर ऐसे तट होते हैं जो जल से डूबे रहते हैं। यानी कि ये भी निर्भर करता है। मान लीजिए कोई एक ऐसी संरचना है, यहाँ पर पैरेलल में समुद्र है, एक संरचना क्या है ऊपर तक है, यहाँ तक है, तो ये जल में डूबी हुई नहीं है। एक संरचना यहाँ पर है जो क्या है, ये जल में डूबी हुई संरचना है, तट है, तो ये भी प्रभाव डालते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों फैक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं बनावट पर प्रभाव डालते हैं। यानी ये इन पर तरंगों के कार्य करने की पद्धति पर ये प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर अगली बात यहाँ पे बताई गई है कि तटीय जो स्थल रूप है, तटीय स्थल यानी समुद्री जल स्तर को यहाँ पर हमने स्थायी माना है। हमने ये माना है, यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक उन्होंने माना है कि समुद्री जल स्तर को स्थिर या स्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को वर्गीकृत किया है इन्होंने। तो चौथा पॉइंट आप लिख लेना कि समुद्री जल स्तर को स्थायी मानते हुए तटों को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया है। हमने ये माना है कि समुद्र का जल जो है वो स्थायी रहता है, समुद्र का जल परिवर्तित नहीं होता है, तट जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। ये मैंने नहीं माना है, अजम्पशंस मेरी नहीं है, ये वैज्ञानिकों की हैं। ठीक है, तो आप इसी वे में लिख लेना कि समुद्री जल स्तर को स्थायी मानते हुए तटों को दो भागों में हमने वर्गीकृत किया है या वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं? अब देखिए पहला वाला आप भाग, पहली हेडिंग पड़ेगी इसमें आपकी, ये है आपकी पहली हेडिंग, ऊंचे चट्टानी तट यानी कि जलमग्न तट। ठीक है, यानी ऊंचे चट्टानी तट, इन्हें हम क्या कहते हैं? जलमग्न तट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऊंचे चट्टानी तट होते क्या हैं, ये हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ऊंचे चट्टानी तटों की बात हुई है। ठीक है, देखिए ऊंचे चट्टानी जो तट होते हैं, इन तटों के सहारे जो तटरेखाएं होती हैं वो अनियमित होती हैं और नदियां यहाँ पर जो होती हैं वो जलमग्न प्रतीत होती हैं। यानी जो 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 जलमग्न तट हैं इनमें क्या होता है कि भाई जो नदियां वगैरह होती हैं उनमें ये लगता है, क्योंकि लगभग जो तट है, तट भी यहाँ पे समुद्र में डूबा हुआ है, तट भी जो है इसका भी वाटर लेवल समुद्र में डूबा हुआ है, ऊपर से यहाँ पे नदियां वगैरह आ रही हैं, वो भी यहाँ पे डूबी हुई मालूम पड़ती हैं। तो बिल्कुल नदियां यहाँ पे अलग से दिखाई नहीं देती हैं, नदियां जो होती हैं जलमग्न प्रतीत होती हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये यानी इन तटों के सारे लिख लिया होगा पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहाँ फ्योर्ड तट बन जाते हैं। फ्योर्ड का मतलब आप जानते होंगे, यानी कि समुद्र के स्तर पर जब कोई गहरी गड्ढा वगैरह बन जाता है, वहाँ पे समुद्री जल भर जाता है, तो क्या होता है वो फ्योर्ड संरचना कहलाती है। तो यहाँ पर वही बताया गया तटरेखा का अवनमन होने की वजह से, तटरेखा का बहुत कट छटने की वजह से या तटरेखा का जो है अवसादन होने की वजह से क्या होता है, किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहाँ पर क्या बन जाता है? फ्योर्ड तट बन जाते हैं। ये आपने पहले के सब पॉइंट आप नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इस वाले जो ऊंचे चट्टानी तट हैं, यहाँ पे जलमग्न तट हैं, यहाँ पर एक खास बात है। यहाँ पे कहा गया है कि भाई सागरी किनारों पर ये यहाँ पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते, यानी कि सागरी किनारों पर जो शुरुआत के निक्षेपित स्थल रूप हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर अपर्दन स्थल रूपों की संख्या बहुतायत होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पर जो डूबे हुए तट होते हैं वहाँ पर आपके निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते हैं, क्योंकि निक्षेपित होंगे ही नहीं। आप खुद अनुमान लगाइए, मान लीजिए कोई संरचना है, यानी ये समुद्र है, यानी सॉरी ये समुद्र बोल रहा हूँ मैं, ये चट्टान है और यहाँ पर यानी कि हम यहाँ पर दूसरा कलर यूज कर ले रहे हैं, ये आपका जल है, यानी कि ये जो है जल है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जब पूरी डूबी हुई संरचना है तो यहाँ पर कोई नदी निक्षेपण कर ही नहीं पाएगी। यहाँ पर ये पूरा डूबा हुआ है तो निक्षेपण होगा ही नहीं, बल्कि ये जल जो होगा ये जो इसके साइड की चट्टान है इसका अपर्दन जरूर करेगा, ये जल जो है इस चट्टाने का अवनमन जरूर करेगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इमेज के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा सागरी किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते, अपर्दित स्थल रूपों की बहुतायत होती है, यानी अपर्दन की यहाँ पर बहुतायत मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पे बताया गया है थर्ड पॉइंट, जो आपके ऊंचे चट्टानी तट हैं, यानी ऊंचे चट्टानी तट हैं, तो इनके सहारे यानी ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगें जो होती हैं, यानी ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगें जो होती हैं अवनमित होकर, यानी कि ये अवनमित क्या होती हैं, यानी कि यहाँ पर एक कम पड़कर क्या करती हैं, धरातल पर बहुत तेजी से बल के साथ प्रहार करती हैं। जैसे यहाँ पर बहुत तेजी से प्रहार करती हैं, जिससे क्या होता है, पहाड़ी पार्श्व भृगु जो होता है क्लिप का आकार ले लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बार मैप में दिखाना चाहूंगा कि ये क्लिप का आकार कैसे लेते हैं, क्लिप होती क्या है, वो अभी मैं संरचना आपको दिखा रहा हूँ इमेज में। देखिए ये संरचना जो है आपकी क्लिफ की संरचना है, यानी कि ये ऊंचे तट हैं ये। ठीक है, यानी आप ऊंचे चट्टानी तट हैं, आप देख पा रहे हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ऊंचे हैं, ये समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ जाता है तो डूब जाते हैं ये। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे निक्षेपण नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चट्टान जो इनकी यानी चट्टान जो है, ये चट्टान पे तरंगें जो नीचे से चलती हैं, ये वाली वेव्स चलती हैं, तो इसे नीचे ही नीचे से यहाँ से जो है काटती जाती हैं, यानी ऊपर नहीं काट रही हैं, यहाँ पे नीचे ही नीचे काटती जाती हैं ऐसे करके। ये यहाँ से नीचे की नीचे टक्कर मारती हैं तो नीचे वाला हिस्सा कटता चला जाता है। नीचे वाला कटने की वजह से क्या होता है कि ऊपर से एकदम धरातल खिसक कर यहाँ पे नीचे गिर जाता है। कुछ इस तरह का यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पे मैदान टाइप या फिर हल्का हल्का मैदान जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी क्लिफ वाली संरचना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोट कर लिया होगा थर्ड पॉइंट आपने। अब यहाँ पर इसी में नोट करना है थर्ड का सब पॉइंट। देखिए तरंगों का जो स्थायी प्रहार होता है, इससे क्या होता है, जो भृगु होते हैं, क्लिफ होते हैं, ये पीछे हटते हैं और यहाँ पर समुद्री भृगु जो है इसके सामने, ठीक सामने क्या बन जाता है, घर्षित चबूतरे बन जाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था इमेज में, क्या बन जाते हैं, चबूतरे टाइप बन जाते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चबूतरे बनने से क्या होता है कि भाई नीचे से खोखला होता जा रहा है कोई चीज़, यहाँ पर कोई संरचना है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई संरचना यहाँ पर है, और संरचना जो है यहाँ से नीचे लगातार पानी यहाँ पर टक्कर मार रहा है, यहाँ पे टक्कर मार रहा है, और ये संरचना नीचे से इस तरह से खोखली होती जा रही है, तो क्या होगा, ये हिस्सा एकदम एकदम एक ना एकदम आके नीचे गिरेगा, यानी ये वाला हिस्सा एकदम आके यहाँ पे नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चबूतरा टाइप बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अवसादन यहाँ पर जब हो जाएगा तो यहाँ पे चबूतरा टाइप बन जाएगा। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर आपने इसमें थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अगला बढ़ते हैं, अगला सब पॉइंट है यहाँ पर थर्ड का सेकंड सब पॉइंट है कि समुद्री भ्रगु से गिरने वाली चट्टान, यानी समुद्री भ्रगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा जो है धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर ये निक्षेपित हो जाता है। तो ये तो आपने यहाँ पर ऊंचे चट्टानी तट या जलमग्न तटों की यहाँ पर विशेषताएं देख ली। अब यहाँ पर अवसादी तट जो है, निम्न अवसादी तट हैं, ठीक है, अवसाद से बने हुए तट हैं, उनकी विशेषताएं देखेंगे। तो आपकी यानी कि ये आपकी पहली सब हेडिंग थी, ठीक है, ये आपकी चौथे पॉइंट में पहली सब हेडिंग थी। अब चौथे पॉइंट की सेकंड सब हेडिंग आपकी जो है ये है आपकी यहाँ पर निम्न अवसादी तट, यानी अगली हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पर क्या है, ये निम्न अवसादी तट चौथी की सब हेडिंग है, या फिर उन्मग्न तट बोलते हैं जिन्हें हम, उन्मग्न तट। अब देखिए यहाँ पर निम्न अवसादी तट जो होते हैं, निम्न का मतलब ये होता है कि भाई बहुत ऊंचाई नहीं है इनकी, निम्न अवसर निम्न है ये, यानी इस तरह से निम्न है, यानी मान लीजिए पानी यहाँ पर है, ठीक है, और बहुत एकदम ढाल बिल्कुल बंद होता चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं निम्न जब तट होंगे तो यहाँ पर नदियाँ वगैरह होंगी, इनका ढाल बंद हो जाता है, तो नदियाँ क्या बनाएंगी, यहाँ पर डेल्टा वगैरह बनाएंगी। डेल्टा बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर निक्षेपण सबसे ज़्यादा होगा। तो निम्न अवसादी तटों पर निक्षेपण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप इसमें पहला पॉइंट आप नोट कर लेना कि निचले अवसादी तटों के सहारे नदियाँ तटीय मैदान और डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई ये बढ़ा लेती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नाम ऐसे लिए गए हैं, जैसे लैगून का नाम लिया गया है, या फिर ये सभी आप अभी इसी वाले, यानी कि इसी वाली जो आपकी जो सागरी जल इस जल से बनने वाले स्थल रूप है, इसी वाले पार्ट में आप देखेंगे, अपरदन और निक्षेपण वाले पार्ट में। ठीक है, तो अभी मैं इनकी व्याख्या यहाँ पे नहीं करूंगा, लैगून क्या होते हैं, सक्रिय खाड़ियाँ क्या होती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा और वहाँ पर मैं व्याख्या ऑलरेडी करूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप 2-4 मिनट का वेट कीजिए, क्योंकि आप अचानक से कुछ स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो वीडियो के बीच में ही मतलब अचानक से कमेंट कर देते हैं, पूरा देखते भी नहीं है, अचानक सर ये क्या होता है, ये क्या होता है। आप धैर्य रखिए, मैं सारी चीज़ें क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, तो लैगून यहाँ पर इसके सारे यहाँ बताया गया है इसमें सब पॉइंट, ये कहीं कहीं पर यहाँ पे क्या बन जाता है, लैगून या ज्वारी सक्रिय खाड़ियाँ के रूप में। ठीक है, जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा यहाँ पर क्या होती है, सम या फिर चिकनी हो जाती है, यानी कि कहीं कहीं पे क्या बन जाते हैं, लैगून बन जाते हैं, या फिर कहीं कहीं पे ज्वारी खाड़ियाँ बन जाती हैं। ज्वार से बनने वाली जो खाड़ियाँ हैं, यानी कोई रिक्त स्थान था वहाँ पे ज्वारी जल भर गया आकर, अब वहाँ पर क्या बन गया, यानी कि एक सकड़ी खाड़ी टाइप बन गई। तो ये क्या होता है, इनकी तटरेखा की जो होती है या तो बराबर हो जाती है या फिर चिकनी हो जाती है, ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला सब पॉइंट आप नोट करेंगे, पहले का सेकंड सब पॉइंट, जो सागरोन्मुख ढाल है, यानी सागर की तरफ जो ढाल होता है वो मंद ढाल होता है, यानी तीखा ढाल नहीं होता है। जैसे ऊंचे तट जो थे आपके ऊपर वाले, उनकी तरह यहाँ का तीखा ढाल नहीं होता है, एकदम खड़ा ढाल नहीं होता है, बिल्कुल मध्यम ढाल होता है, इस तरह का ढाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगला सब पॉइंट नोट कर लिया होगा इसी में, पहले का सेकंड सब पॉइंट, या पहले का कौन सा पॉइंट है, हाँ सेकंड सब पॉइंट है, सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये तट होते हैं, तटों के साथ साथ समुद्री पंख या दलदल, यानी समुद्री पंख क्या होता है, जहाँ पर ऐसा दलदली स्थान यहाँ पे वनस्पतियाँ वगैरह उगी होती हैं, वो समुद्री पंख बोला जाता है। दलदल आप जानते हैं दलदल क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे जल भराव होता है, मिट्टी अवसादी होती है, तो दलदल कहलाता है। पंख का मतलब ये हो गया वहाँ पे थोड़ी बहुत वनस्पतियाँ भी हैं, ठीक है, साथ में। तो ये तटों के साथ साथ क्या होता है, समुद्री पंख और दलदल पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसी में लिख लेना, इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है, यानी जो निम्न अवसादी तट होते हैं, जैसा कि नाम है वैसा ही इनका काम भी है। यहाँ पर अवसाद सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और निक्षेपित स्थलाकृतियों की यहाँ पर बहुतायत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भाई जब मंद ढल वाले जो अवसादी तट हैं, इन पर जब तरंगें अवनमित होती टकराती हैं, तो ये क्या करते हैं, देखिए अवनमन का अर्थ कम होने के अर्थ में भी लगता है, टकराने के भी अर्थ में लगता है, यानी एक हिंदी वर्ड का अर्थ अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पर लगता है। यानी आप केवल अवनमन का अर्थ केवल ये ना सोचें कि सर अभी तो आपने कहा था कि अवनमन का मतलब निम्न है, या फिर आपने अभी तो कहा कि भाई टकरा रहा है इससे, यानी एक शब्द का अर्थ अलग अलग जगह लग रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे नोट करेंगे कि भाई यहाँ पर क्या होता है, जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगें अवनमित होती हैं, टकराती हैं, तो तल के अवसाद भी यहाँ पर दोलित होते हैं, और इनके परिवहन से क्या होता है कि अवसाद वहाँ पर अवरोधिकाएं, लैगून और स्पिट निर्माण कर देते हैं। यानी कि मान लेते हैं, यहाँ पर एक इमेज में बना रहा हूँ यहाँ पर, कि भाई ये है आपका, मान लीजिए इस तरह का निम्न समुद्री तट है ये। ठीक है,
और ये यहाँ तक आपका जो है क्या है, ये समुद्र फैला हुआ है, ये समुद्र फैला हुआ है। और यहाँ पर कुछ जो है, यहाँ पर जो है तलछट है, यानी कि यहाँ पर अवसाद वगैरह यहाँ पर मौजूद है। तो जब जब ये पानी टकराएगा तो क्या करेगा, इस पानी के टकराने से यहाँ पर इसके पानी के टकराने से क्या होगा, ऊपर जब ज्वारी लहरें आएंगी तो पानी इसे ढकेल कर यहाँ ले आएगा, और यहाँ पर ये संरचनाएं जब इकट्ठी हो जाएंगी तो ये अवरोधिकाएं टाइप बना लेंगी, इस तरह से बैरियर टाइप क्रिएट कर देंगी, या फिर यहाँ पर लेगून बन जाएंगे आगे चलकर, यानी कि पानी मान लीजिए इसके पीछे अगर भर जाता है तो यहाँ पर लेगून टाइप बन जाएंगे। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर नोट कर लेना है इसमें सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये आप यहाँ पे नोट कर लिया होगा सेकंड पॉइंट जो अंडरलाइन किया है। अब देखिए लेगून जो होती हैं, लेगून जो झीलें होती हैं वो कालांतर में कुछ समय बाद दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं और बाद में तटीय मैदान ये बन जाते हैं। दलदल में परिवर्तन होने के बाद क्या होता है, सूख जाते हैं और फिर तटीय मैदान बन जाते हैं लेगून। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत की एक खास विशेषता है, ये नोट करके आप लिखना पड़ेगा, जो हमारा पश्चिमी घाट है यानी वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के सहारे वाला समुद्र है, तो वो समुद्र जो है हमारा वो ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है। वहीं भारत का पूर्वी तट जो है वो आपका अवसादी तट है। ये दोनों की खास विशेषता है, यानी ऊंचा हमारा जो पश्चिम वाला हिस्सा है, आपने पढ़ाया भी था आपको 9th-10th में कि हमारा जो पश्चिमी घाट है वो ऊंचाई पर है और हमारा पूर्व वाला हिस्सा है वो ढलान पर है। तभी आपने देखा होगा कि हमारी अधिकतर नदियां जो हैं पश्चिम से निकल रही हैं और पूर्व में आकर वो जो आपका बंगाली खाड़ी है वहां पर गिर रही हैं, ये आपने देखा भी था। ठीक है, तो नोट में यही आप लिख लेना कि हमारे देश का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है। ठीक है, चट्टानी निवर्तन का मतलब होता है लौटता हुआ। ठीक है, या यानी कि गिरता हुआ, निवर्तन का मतलब रिट्रीटिंग का मतलब होता है लौटता हुआ। ठीक है, और भारत का पूर्वी तट निचले अवसादी तट है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा यहाँ पर नोट करके। तो ऐसे करके आपने यहाँ पर पहले तो आपने यहाँ पर दोनों विशेषताएं जो देख ली आपने चौथे पॉइंट की आपका तरंग और धाराओं की, कि समुद्र जल स्तर को स्थायी मानते हुए तटों का वर्गीकरण था वो आपने देख लिया। दो तरह के तट होते हैं, ऊंचे चट्टानी तट और निम्न अवसादी तट, ये दोनों तट आपने देख लिए। अब इन दोनों तटों पर बनने वाले जो स्थल रूप है उनकी व्याख्या आपको जो है यहाँ पर अगले उसमें देखनी होगी, यानी कि ये अब आपको अलग इस हेडिंग डालनी होगी, सब हेडिंग इसमें। ये है आपकी अपरदित स्थल रूप। अपरदित स्थल रूप में कौन कौन सी संरचनाएं बन रही हैं उनका जिक्र किया गया है। अपरदित स्थल रूप में यहाँ पर आपके समकक्ष कौन कौन सी संरचनाएं बन रही हैं तो उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो अपरदित स्थल रूप में सब हेडिंग आपकी यहाँ पर पड़ेगी। अपरदित स्थल रूप आपने सब हेडिंग डाल ली होगी। ठीक है, अब इस सब हेडिंग में ही आपकी जो है सब हेडिंग ये पड़ेगी, ये है भृगु, वेदिकाएं, कंदराएं तथा स्टैक। ये क्या होते हैं, ये तीनों हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए भृगु का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि खड़ी ढाल वाला समुद्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, खड़ी या तीव्र ढाल वाले समुद्र को हम कहते हैं भृगु कहते हैं। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पर कि लिख लेना कि खड़ी ढाल वाले समुद्र, ठीक है, यानी खड़ी ढाल वाले जो समुद्री तट को हम भृगु या क्लिफ कहते हैं, यानी एकदम खड़ी ढाल लिए होता है कोई तट। ठीक है, तो उसे भृगु, ठीक है, या फिर क्लिफ कहते हैं, लिख लिया होगा आपने। अब बात करते हैं यहाँ पर इसी में ही। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये भृगु होता है, इसकी तलहटी में एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है, चबूतरा टाइप होता है। ठीक है, जो कि समुद्री भृगु से प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है। यानी समुद्री भृगु जो होती है इनके टकराने से, इनके नीचे जो जल टकराता है, जल टकराने से नीचे जो गैप बन जाते हैं, गैप के फलस्वरूप क्या होता है, ऊपर से भृगु वाली संरचना जो होती है, देखिए इस तरह से हो जाती है संरचना, यानी ये संरचना आती है, नीचे से जल टकरा रहा है तो ऐसी संरचना हो जाएगी। ठीक है, ऐसी संरचना जब बन जाएगी तो क्या होगा, ये वाला ऐसा टूटकर यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ पे चबूतरा टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो यही वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भृगु से प्राप्त सैल मलबे से ये ढका होता है। ठीक है, और अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। यानी अगर मान लेते हैं ये जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो आपके भृगु के टूटने से, जो टूटा हुआ भृगु है और भृगु के टूटने से चबूतरा बना है, और वो चबूतरा जो है समुद्र की लहरों से या फिर तरंगें हैं इनसे ऊंचाई पर स्थित है। मान लीजिए ये लहरें हैं, देखिए इमेज में फिर से बना रहा हूँ यहाँ पर इमेज से ही यहाँ समझ में आएगा। ये आपका जो है इस तरह का ये है। ठीक है, ये तो भृगु संरचना है, यहाँ पर आपका समुद्र बह रहा है और ये जो है यहाँ पर आपका एक इस तरह से यहाँ पे चबूतरा तैयार हो गया, लेकिन चबूतरा जो है इस जल की तुलना में ऊंचाई पर है, तो ये इसे रोधिका का काम करेगा। यानी कि ये क्या करेगा, रोधिका का, यानी यहाँ पर इससे ऊपर ये यहाँ पे भृगु पर जल नहीं जाएगा टकराएगा, अब यहाँ पर इस वाली जगह पर जल टकराएगा। ठीक है, तो ये अवरोधिका का काम करेगा। ठीक है, यानी वेदिका का काम करेगा, रेलिंग टाइप का काम करेगा। ठीक है, वेदिका का मतलब रेलिंग जो आपने पढ़ी थी इतिहास में, बताई थी वेदिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर वेदिकाएं बन जाएंगी, रेलिंग टाइप बन जाएगी ये। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा वेदिका के बारे में, ये वेदिका बन जाएगी यानी रेलिंग टाइप बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
ये पहले का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। वेदिका के बारे में, वेदिकाएं कैसे बनती हैं वो आपने देख लिया। अब देखते हैं भृगु के बारे में, अगली बात यहाँ पे सेकंड पॉइंट। देखिए भृगु की जो कठोर चट्टान है, जब इनके विरुद्ध तरंगें टकराती हैं, कठोर चट्टानों के विरुद्ध जब तरंगें टकराती हैं, तो यहाँ पर भृगु के आधार में क्या हो जाता है, रिक्त स्थान बन जाते हैं। जो मैंने बताया था कि मान लेते हैं, क्योंकि भृगु होते हैं ऊंचाई वाली संरचनाएं होती हैं, यानी ये आपकी चट्टान है, क्लिप वाली चट्टान है, ठीक, ऊंचाई वाली संरचनाएं हैं। यहाँ पर ये जल भरा हुआ है और जल जो ऊपर तक नहीं, नीचे नीचे टकरा रहा है, तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो खोखला होता चला जाता है, एकदम खोखला होता चला जाएगा, यानी ऊपर तो ठोस है पूरा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये गैप जो बनता चला जाता है, गुफा बोला जाता है, केव्स बोला जाता है इन्हें, ठीक है, कंदराएं जैसे हम बोलते हैं हम। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है सेकंड पॉइंट में। ये कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंगें टकराती हैं तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बन जाते हैं और इसे ये गहराई तक खोखला कर देती हैं, जिससे क्या बनता है, समुद्री कंदराएं बनती हैं, ठीक है, जिससे क्या बनता है, समुद्री कंदराएं बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समुद्री कंदराओं के बारे में आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट अब आप देख लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो भृगु है, भृगु के निवर्तन से, पीछे लौटने से, ठीक है, चट्टानों के कुछ अवशेष जो होते हैं अब जो है तटों पर छूट जाते हैं, यानी भृगु जो होते हैं बार बार तरंगों टकराने से क्या होता है, ये भी अपनी तरफ पीछे की तरफ लौटते हैं, निवर्तन होता है इनके, तो इनके कुछ अवशेष जो होते हैं टूटकर यहाँ पर छूट जाते हैं, ठीक है, चबूतरे पर। तो ऐसे अलग थलग जो प्रतिरोधी चट्टानें बन जाती हैं, जो कभी भृगु के भाग थे, ये समुद्री स्टैक कहलाते हैं, ये यानी समुद्री स्टैक कहलाते हैं। स्टैक की संरचना कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये एक क्लिफ है, ठीक है, ये क्लिफ है। अब इसके ही पैरेलल में ये इस तरह की संरचना पतली सी बन गई, ये खड़ी हो गई, ये संरचना, ठीक है, बीच में गैप है लेकिन संरचना ये इस तरह से खड़ी हो गई, तो ये संरचना जो होगी स्टैक कहलाएगी, ठीक है। ये संरचना जो बनेगी, जो कभी इसका भाग रही थी, लेकिन क्या हुआ कि बार बार तरंगें टकराने से ये पीछे जो है क्लिफ जो थी पीछे खिसक गई, और ये पूरी एक चट्टान जो है एक, यानी कि जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, बिस्किट का पैकेट देखा है आपने, 5 रुपये वाला पार्ले जी लेना, पार्ले जी के बाद बाकी जो बिस्किट होते हैं 16 बिस्किट निकलते हैं शायद, तो 15 बिस्किट को आप पकड़ के रखना और एक बिस्किट को थोड़ा साइड में कर लेना, तो स्टैक जैसी संरचना बन जाएगी। तो वही संरचना यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर इसकी एक चट्टान जो होती है खड़ी खड़ी ऐसी रह जाती है, ठीक है, यहाँ पे गैप टाइप दरार टाइप बन जाती है, तो स्टैक बोली जाती है संरचना ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो ये समुद्री स्टैक कहलाते हैं, थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसी में सब पॉइंट देखिए, समुद्री स्टैक जो होते हैं वो अस्थायी आकृतियां होती हैं, क्योंकि बार बार तरंगों के प्रभाव से ये कहीं ना कहीं टूट के गिर जाते हैं, इनका मलबा वहाँ बिखर जाता है, ऐसे करके वहाँ पर क्या बन जाता है, धरातल बन जाता है, ठीक है। तो ये अस्थायी संरचना है, इसमें लिख लेना थर्ड का सब पॉइंट, समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियां हैं, इतना ही लिख लेना बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पुलिन वगैरह ये सब है, बीच वगैरह ये सब अभी हम आगे देखेंगे, निक्षेपित स्थल रूपों में अभी नहीं देखेंगे हम यहाँ पर। अगली जो हेडिंग है, अभी तो आपने अपर्दन से बनने वाली आकृतियां देख ली, अगली सब हेडिंग आप डालेंगे इसमें निक्षेपित स्थल रूप। अब इसमें निक्षेपित स्थल रूप में पहली सब हेडिंग आपकी जो है ये है पुलिन, यानी कि सागरी जल से बनने वाली पहली आकृति पुलिन, यानी बीच और टिब्बे, ड्यून्स, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। पुलिन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर पुलिन का एक सिंपल सा अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल सा। देखिए जो समुद्री भाग होते हैं, समुद्री तटीय भाग होते हैं, इसमें बालू बजरी, ठीक है, इनमें क्या होता है, रेत बालू, रेत का मतलब बालू बजरी सब, ये सब चीजें होती हैं, या फिर गोलाश्म वगैरह, इनके जमने से क्या होता है, एक स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। तो ये अवसाद जब जम जाता है तो स्थलाकृति जो निर्मित हो जाती है उसे हम पुलिन कहते हैं, यानी एक बीज कहते हैं, यानी कि बालू बजरी और गोलाश्म गोले, यानी कि छोटे छोटे जो पत्थर वगैरह हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं बीच पर, तो वो क्या बन जाते हैं, पुलिन, यानी बीच टाइप बन जाते हैं। तो आप यहाँ पर जो मैंने आसान शब्दों में बताया है वो लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर इसकी भाषा थोड़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर इसे आसान शब्दों में लिखवा दिया है कि समुद्री तटीय भागों में बालू बजरी एवं गोलाश्म आदि के उथले जमाव से निर्मित जो स्थलाकृति को पुलिन कहते हैं, यानी कि समुद्री तटीय भागों में बालू बजरी और गोलाश्म आदि के उथले जमाव से निर्मित स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, पुलिन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये पुलिन है, पुलिन का निर्माण कैसे होता है, पुलिन का निर्माण होने का एक यहाँ पर रीजन है, पहले का सब पॉइंट आप बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पुलिन का निर्माण जो होता है, यानी इसका निर्माण हाई टाइड और लो टाइड के बीच वाले स्थानों में होता है, यानी उच्च ज्वार जो आता है और निम्न ज्वार जो आता है, उससे क्या होता है, इसके बीच के स्थान जो होते हैं वहां पर पुलिन की संरचनाएं यानी बीच टाइप क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप लिख लेना कि इसका निर्माण उच्च ज्वार तल तथा निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थानों में होता है, ठीक है, तो उनके बीच वाले स्थानों में इसका निर्माण हो जाता है। इसी में सब पॉइंट, यानी पहले का सेकंड सब पॉइंट, ये पुलिन भी है, ये अस्थायी स्थलाकृतियां हैं, क्योंकि हाई टाइड आता है तो ये डूब जाता है, तट जो होता है डूब जाता है, तो ये अस्थायी स्थलाकृतियां यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है,
स्थायी नहीं है। बीचेस ऐसा नहीं है कि बीच आज तैयार हो गया वो हमेशा बीच बना रहेगा, ठीक है। हो सकता है वो बीच जो है कुछ सालों बाद जलमग्न हो जाए, समुद्र में मिल जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो आपने ये देख लिया यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगला बताया गया, अगला पॉइंट कि सेकंड पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, जो पुलिन है, पुलिन के ठीक पीछे यानी कि जो बीच है इसके पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत एक टिब्बे के रूप में निक्षेपित हो जाती है। यानी पुलिन के ठीक पीछे जो आपके हाई टाइड या लो टाइड आते हैं उनसे क्या होता है, यहाँ पर रेत वगैरह होती है वो पीछे उठा ली जाती है, ठीक है, और टिब्बे के रूप में निक्षेपित हो जाती है, टीलों के रूप में यहाँ पर निक्षेपित हो जाती है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये आपका बीच है, तो बीच में यहाँ से मान लीजिए जल बार टकरा रहा है, जल टकराने से क्या हुआ कि यहाँ से रेत वगैरह उठाया उसने और यहाँ पर एक पूरा टिब्बे के रूप में, बालू के ढेर के रूप में यहाँ पे लगा दिया, समानांतर लंबवत कटक के रूप में, ठीक है, समानांतर लंबाई कटक के रूप में हमने यहाँ पर ढेर लगा दिया। तो ये क्या होगा, ये टिब्बे बोलाए जाएंगे। तो आप यहाँ पे नोट कर लेना कि पुलिन के ठीक पीछे तट रेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में, पुलिन के ठीक पीछे तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है। तो ये टिब्बे हो गए, ठीक है, ये पुलिन से बनने वाले टिब्बे हो गए, वो आपने देख लिए। अगली जो स्थलाकृति है आपकी, यानी कि आपकी निक्षेपण में अगली स्थलाकृति है, ये है आपकी रोधिका, रोध और स्पिट्स। ये हम देखेंगे ये तीनों क्या होते हैं, यानी आपकी सेकंड सब हेडिंग है निक्षेपण में, सागरीय जल से बनने वाली स्थलाकृतियों में रोधिका, रोध और स्पिट, ये क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात कही गई है, यहाँ पर जो समुद्री अपतट है और इसके समानांतर पाई जाने वाली रेत और शिंगिल। देखिए शिंगिल का यहाँ पे अर्थ, यानी कि यही शिंगिल जो है, जो मैंने इसे समझने की कोशिश की, शिंगिल जो है इसे भी अंग्रेजी में ऐसे एट लिखा गया और इसे हिंदी में भी एट लिखा गया है। शिंगिल को परिवर्तित ना करके यहाँ पर उसकी हिंदी अंग्रेजी दोनों की एक जैसी रखी गई है, ठीक है। इसका अर्थ अगर आप देखेंगे, यानी कि इसका मैंने जब डीपली अर्थ देखा शिंगिल का, तो इसका अर्थ ये निकल के आया कि भाई जो गोल गोल जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं समुद्र के किनारे पाए जाते हैं उन्हें शिंगिल बोलते हैं, ठीक है, तो उन्हें शिंगिल बोलते हैं। यानी इसका जो, वैसे अगर मैंने दोनों किताबें देखी, हिंदी वर्जन भी देखा, हिंदी तो है ही आपके सामने, अंग्रेजी वाला देखा, तो वहाँ पर शिंगिल का शिंगिल था, मुझे लगा शायद वहाँ पे कुछ अलग होगा। फिर मैंने गूगल पे देखा उसे, तो पता चला कि भाई शिंगिल जो है पूरा यही एक ही वर्ड है। और शिंगिल से अभिप्राय, वैसे शिंगिल का अर्थ जो होता है तख्ती होता है, प्लेट होता है, ठीक है, लेकिन शिंगिल का अर्थ अगर हम समुद्र के उसमें लगाएं तो समुद्र के उसमें ये छोटे छोटे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं गोल गोल, तो गोल गोल गुटिकाएं टाइप होती हैं, उन्हें शिंगिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है रोध तथा स्पिट में कि समुद्री जो अपतट है, समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और शिंगिल की कटक, यानी रेत और शिंगिल की जो कांटेदार संरचना है कटक, ठीक है, कटक, रेत और शिंगिल की कटक को अपतट रोधिका कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऐसे लिख लेना, यहाँ पर थोड़ा इनकी मिस्टेक हुई है, इन्होंने ये लाइन फिर से रिपीट कर दी है, ठीक है, ये फिर से रिपीट कर दी है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और शिंगिल की कटक को अपतट रोधिका कहते हैं, ठीक है, अपतट रोधिका, रोधिक लिखा है यहाँ पे, रोधिका कहते हैं, कहलाती है लिखना कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है इसी में कि ऐसी जो अपतटीय रोधिका है जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, रोध रोधिका कहते हैं, बैरियर बार कहते हैं। यानी ऐसी रोधिका जो रेत के लगातार निक्षेपण से लगातार ऊपर दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पर एक तो रेत है और यहाँ पर रोधिका टाइप बनी हुई है, तो इसे रोध रोधिका बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, रोध रोधिका, ठीक है। तो आपने इसमें सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये रोध रोधिकाएं बनती कहाँ पर हैं, यानी अपतट जो होता है, अपतटीय जो संरचनाएं होती हैं, वहाँ पर रोध या रोधिकाएं या तो ये खाड़ी पर, ठीक है, या तो खाड़ी के प्रवेश पर, यानी जो भी खाड़ी है आपकी उसके प्रवेश पर होंगी, या फिर जो नदियों का मुहाना है, यानी नदियां यहाँ पर निकल यानी समुद्र में गिरती हैं, उस मुहानों पर ये रेत वाली जो है रोध रोधिकाएं या फिर रोधिका तैयार होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना कि अपतटीय रोध या रोधिकाएं प्राय या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदियों के मुहानों पर के सम्मुख ये बनती हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि भाई इन रोधिकाओं का जो होता है एक सिरा जो होता है, ठीक है, वो काफी बार जो होता है खाड़ी से जुड़ जाता है, ठीक है, तो इस जुड़े हुए सिरे को यहाँ पर स्पिट कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, स्पिट कहते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको इमेज, ये रही इमेज, यानी कि ये आपका गोदावरी नदी का डेल्टा है, उपग्रह की इमेज है, सैटेलाइट इमेज।
ये इस तरह का जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे नदी निकल रही है, ये इधर रोधिका वाली संरचना क्रिएट होगी, रोधिका वाली क्रिएट हो गई। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह की निकलती चली गई, ये पतली सी लाइन, ये स्पिट वाली संरचना हो गई, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, स्पिट बोलेंगे ये, ठीक है। यानी जो अभी आपने अभी लिखा है, नोट किया है कि कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है, ठीक है, इस तरह से जुड़ गया तो ये स्पिट है, ये नदी डेल्टा का स्पिट बोला जाता है ये, ठीक है, यानी स्पिट वाली संरचना ये बोली जाती है। ये आपने यहाँ पर इमेज में देख ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर आपका लैगून। लैगून क्या होता है सेकंड पॉइंट में, अब लैगून के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये तो आपने देख लिया यहाँ पर सेकंड पॉइंट लैगून, वैसे लैगून इसमें नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ लैगून। देखिए, तट या जो रोधिका है आपकी, या यानी समुद्री तट या फिर रोधिका जो बनी होती है, बैरियर बना होता है, तो इनके बीच में कुछ जल वगैरह आ जाता है, कुछ सागरी जल वगैरह जो होता है वो आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि भाई ये आपका जो है तट है, यानी कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका जो है यहाँ पर तट है, ठीक है। इसके ऊपर ये रोधिका बनी हुई है ये वाली, ठीक है। अब इसमें हल्का ये यहाँ पर गड्ढा टाइप था हल्का, अब यहाँ पर क्या था, जब इसे ज्वार आया, हाई टाइड आया तो यहाँ पे जल भर गया, तो जल भरने से क्या हुआ, ठीक है, तो ये जल जो हो गया बंद हो गया यहाँ पर भर के, यानी ये हिस्सा बाद में जल नीचे उतरा तो जल यहाँ पे भर गया, तो ये जो हिस्सा जो जल भरा हुआ हिस्सा होगा ये लैगून बोला जाता है, ठीक है, लैगून बोला जाता है। तो यहाँ पर अब आप सेकंड पॉइंट जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वैसा आप लिखेंगे कि तट या रोधिका के बीच बंद या अंशतः बंद सागरीय जल को लैगून कहते हैं। वास्तव में यह खारे जल की झीलें होती हैं, यानी वास्तव में ये जो इस तरह से भर जाता है जल यहाँ पर, तो ये क्या होता है, खारे जल की ये झीलें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर रोधिका का महत्व बताया गया है कि रोधिका किस तरह से हमारी रक्षाएं करती हैं, जो बैरियर्स हैं वो किस तरह से रक्षाएं करती हैं। तो रोधिकाएं जो होती हैं वो तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण में सबसे पहले ये यही बचाव करती हैं, ठीक है। रोधिकाओं के बाद जो बाढ़ आते हैं, रोध होते हैं, उसके बाद पुलिन की जो आकृतियां होती हैं, पुलिन स्तूप होते हैं, मैंग्रोव वन वगैरह जो होते हैं, वो फिर इनकी प्रबलता को झेलते हैं। पुलिन वगैरह आकृति आप जानते हैं, पुलिन को अभी मैंने लिखवाया है पुलिन के बारे में, ठीक है, यानी बालू बजरी गोलास्म आदि के जमाव जो से निर्मित स्थलाकृति पुलिन पुलिन बोली जाती है, ठीक है, पुलिन झेलते हैं ये, ठीक है। पुलिन स्तूप जो होते हैं वहां पर, ठीक है, या फिर मैंग्रोव दलदली जो वन वगैरह होते हैं वो इनकी प्रबलता को झेलते हैं, तूफानों की प्रबलता को झेलते हैं। तो यहाँ पर आपने थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। तो ऐसे करके सागरीय स्थल रूप से बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं, सागरी जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, उनको आपने अपर्दित स्थल रूप यानी उनके अपर्दन से और निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन रही हैं वो आपने यहाँ पर देख ली, ठीक है, नोट डाउन कर ली। अब अगली जो हेडिंग है वो हेडिंग है पवन द्वारा, यानी कि जो हमारी वायु चलती है, हवा चलती है, विंड्स चलती है, तो इसके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसके अपक्षय यानी इसके अपर्दन से या फिर निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं वो हम देखेंगे। तो अगली हेडिंग आपकी यही है भाई, पवनें, ठीक है। तो पवनों के बारे में देखेंगे भाई, पवनें कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण कर रही हैं ये हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पवनों के बारे में आप एक बात अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पर ये है यहाँ पर कि मरुस्थलीय धरातल बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, यानी कि जो आपका मरुस्थलीय धरातल है, तो मरुस्थलीय धरातल में पवनें सबसे ज़्यादा अपर्दन करती हैं और निक्षेपण भी करती हैं। तो मरुस्थलीय धरातल में बताया गया है कि भाई ये बहुत जल्दी गर्म भी हो रहा है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो जब गर्म हो जाता है तो यहाँ पर एक विशेषता ये होती है कि उस धरातल जब के बीच ठीक ऊपर क्या होता है, वायु जब गर्म हो जाती है तो हल्की गर्म होकर ये एकदम तेजी के साथ, प्रक्षुब्धता के साथ, तेजी के साथ ये ऊर्ध्वाधर गति करने लगती है, यानी ऊपर की तरफ रोटेट होते हुए ऊपर की तरफ उठने लगती है, ऊपर की तरफ ये गति करने लगती है वायु, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये नोट कर लिया होगा पूरा, ठीक है। और देखिए इस समय जब गति कर रही होती है उसी समय इसके मार्ग में अगर कोई अवरोध आ जाता है या भंवर आ जाता है या वातावरण आ जाता है, यानी कोई चक्रवात टाइप हल्का सा आ जाता है, तो अनुवात एवं उत्वात प्रभाव होता है। अनुवात का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है, या फिर उत्वात का मतलब होता है बाहर की तरफ, यानी जो सर्किल बन जाता है पूरा भंवर वाला, या तो उसके अंदर का प्रभाव चलता है हवा का या फिर उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये प्रभाव उत्पन्न होता है यहाँ पर, ये आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि भाई जब ये कोई चीज़ है अपने साथ कुछ उड़ा के ले जा रही है, वहाँ पर कोई रुकावट आ गई तो भंवर टाइप बन जाएगा। भंवर आप जानते हो, चाहे जल का भंवर हो या फिर हवा का भंवर हो, आपने देखा भी होगा काफ़ी बार गर्मियों के दिनों में लपट का महीना चलता है, लू चलती है, तो आपने देखते होंगे अचानक से कूड़ा जो होता है आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक उठ जाता है, 1 किलोमीटर ऊंचाई तक ऊपर चला जाता है, काफ़ी 100 मीटर तक ऊंचाई तक अपना उठ जाता है, कहते हैं लोग भूत आ गया, भूत आ गया। तो होता क्या है, वो हवा का जब भंवर बन जाता है, हवा एकदम टकराती है वहाँ पर किसी चीज़ से और भंवर बन जाता है, तो अपने साथ वो चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हें भी उड़ा ले जाती है, ठीक है। तो वही बात बताया गया है कि इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर क्या होता है, वातावरण बनते हैं और अनुवात एवं उत्पाद प्रभाव उत्पन्न। अनुवात का मतलब होता है अंदर की तरफ, उत्पाद का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलता हुआ प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है।
भंवर के अंदर या भंवर के बाहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो पवनें यहाँ अभी आपने देखा ये प्रभाव बनना है, ये प्रभाव बनने से क्या होता है, विक्षोभ निर्मित होता है, तूफान वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, ये पवनें मरुस्थल धरातल के साथ साथ तीव्र गति से चलती हैं, उनके मार्ग में रुकावट होने से पवनों में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, विक्षोभ का मतलब कि भाई अपने मार्ग से हट जा, ठीक है, यानी कि मार्ग से हट जाती है वहां पर और विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है इनमें। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा आपने पहले का ही सेकंड सब पॉइंट। अब देखिए पवन के द्वारा जो होता है, पवन के द्वारा दो रीजन से यहाँ पे वर्धन होता है। क्या है यहाँ पर, पवन जो है अपवहन करती है और घर्षण आदि के द्वारा ये पवन जो है अपर्दन करती है। सेकंड पॉइंट आप लिख लेना। अब देखिए अपवहन में क्या होता है, अपवहन में पवन जो होती है वो धरातल से चट्टानों के छोटे और महीन कण होते हैं धूल के, उन्हें उठा के ले जाती है। और घर्षण में क्या करती है यहाँ पर, सेकंड सब पॉइंट, वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत बजरी आदि के औजारों की तरह, यानी ये रेत बजरी को उठा के ले जाती है और ये औजारों की तरह ये क्या करती है, धरातली चट्टानों पर जो टकराती है इनसे। ठीक है, यानी कि जब वायु में ये रेत या बजरी के कण होंगे और लगातार वायु जो है इन्हें उड़ा के ले जाएगी और किसी चट्टानी सतहों से इन्हें टकराएगी, तो क्या होगा, किसी औजार की तरह, जैसे हम हथौड़ा मारते हैं उसी तरह ये बालू या रेत वगैरह होगा, इनसे टकराएगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये घर्षण होगा, यानी कि इस चट्टानी सतह में घर्षण होगा और ऐसे करके यहाँ पे अपर्दन हो जाएगा। तो बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये दो तरह से होता है यहाँ पे, अपवाहन के जरिए और घर्षण के जरिए अपर्दन होता है पवन के द्वारा। ठीक है, ये आपने सेकंड के दोनों सब पॉइंट नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात यहाँ पे बताई गई है कि भाई जो मरुस्थल है, मरुस्थल में सबसे ज्यादा चट्टाने वगैरह जो होती हैं वो क्यों उनका अपक्षय होता है। अपर्दन तो आपने देख लिया वायु का, वायु के द्वारा अपर्दन देख लिया। ठीक है, लेकिन अपक्षय क्यों होता है, मरुस्थल में चट्टानों का अपक्षय क्यों होता है। अपर्दन तो अभी आपने देख लिया, लेकिन अपक्षय भी बताया गया है। अपक्षय आप जानते होंगे, अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है, यानी अपक्षय कोई चट्टान जो होती है अपनी मौजूदा जगह है वहीं पर उसका होता है, मौसम या तापांतर की वजह से होता है, जलवायु की वजह से अपक्षय होता है। तो अपक्षय के लिए जो मरुस्थल है वो जिम्मेदार क्यों है, वो बताया गया है कि भाई मरुस्थली जो स्थलाकृतियां हैं तो मरुस्थली चट्टानों में क्या होता है कि दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात को ठंडा हो जाता है, यानी दैनिक तापांतर में यहाँ पे अंतर होता है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय से यहाँ पर ये चट्टानें ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर जो मरुस्थल वगैरह होते हैं, अपर्दन तो वायु से होता ही होता है, इसके अलावा अपक्षय भी होता है। अपक्षय कैसे होता है, यानी आपके टेम्परेचर से होता है, यानी दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया और रात में टेम्परेचर 25 डिग्री तक आ गया, तो आप समझ सकते हैं चट्टानों का एकदम टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, तो उसका ऑब्वियस ही बात है अपक्षय होने लगेगा। तो यहाँ पर अपर्दन के अलावा इनका अपक्षय ऐसे करके होता है, वो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है, मौसम से संबंधित घटना बताई गई है, वो लिखवाऊंगा नहीं। देखिए मरुस्थल में वर्षा होती है तो नहीं होती है, तो नहीं होती है, काफी लंबे समय तक नहीं होती है, लेकिन जब होती है मरुस्थलों में वर्षा तो बहुत तीव्र गति से होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। मूसलाधार वर्षा होने से क्या होता है, इसके ऊपर जो सीट यानी परत टाइप होती है, वो चादर जो होती है, चादर बाट जिसे हम बोलते हैं, वो काफी ऊपर का हिस्सा जो है वो बहा ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है अगला सब पॉइंट कि भाई सब पॉइंट यहाँ पर लिख लेना इसमें, अगला सब पॉइंट थर्ड का, कि मरुस्थलों में जो अपक्षय जनित मलबा है वो केवल पवन के द्वारा ही नहीं वरन वर्षा, वृष्टि धोवन यानी जिसे हम सीट वास कहते हैं। ठीक है, यानी तेज मात्रा में यहाँ पर ऊपर की परत का हट जाना, ठीक है, वृष्टि धोवन, सीट वास, तो इनसे भी ये प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये तो आपने यहाँ पर पवन के द्वारा, पवन वाले में आपने बेसिकली ये मरुस्थल के बारे में विशेषता बताई गई है। ठीक है, पवनों का नाम लेकर यहाँ पर मरुस्थल के बारे में बताई गई है। ठीक है, पवन, क्योंकि पवन तो यहाँ मेन कारक होते ही हैं मरुस्थल में, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर दो कारक और डिफाइन कर दिए इन्होंने। पहला तो अपक्षय वाला बता दिया, ठीक है, तापांतर की वजह से। दूसरा यहाँ पे बता दिया इन्होंने, यहाँ पर क्या, यहाँ पर बता दिया उन्होंने बारिश और वृष्टि धोवन, ये भी इन्होंने बता दिया इसमें। ठीक है, यानी ये आपको एक्स्ट्रा तौर पर देखने को मिल गई चीजें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पवनों के द्वारा जो है अपर्दनात्मक स्थलारूप कौन कौन से बनते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगली सब हेडिंग आप डालेंगे, अपर्दनात्मक स्थल रूप, पवनों के द्वारा बनने वाले, अपर्दन से बनने वाले स्थल रूप कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। पहली हेडिंग आपकी इसी में सब हेडिंग है, ये पेडीमेंट और पदस्थली, ये कैसे बनते हैं। अब देखिए पेडीमेंट की बात करें तो पर्वतों के पाद पर यानी पर्वतों के पैरों पर जो मलबे रहित या फिर मलबे सहित मंद ढाल वाली चट्टानें होती हैं उन्हें पेडीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि पर्वतों के पाद पर यानी पर्वतों के पैर होते हैं, ये पर्वत जो है, ये पर्वत है, इसके जो पाद का मतलब ये पैर वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर मलबे रहित या मलबे सहित जो मंद ढाल वाली चट्टानें, ये हल्के स्लोप वाली चट्टानें जो होती हैं, ये पेडीमेंट तल कहलाती हैं। इन तलों को क्या कहते हैं, इन्हें पेडीमेंट तल कहते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां बताया गया है भाई इनका निर्माण कैसे होता है पेडीमेंट तलों का। ठीक है,
पेडीमेंट का जो निर्माण है ये पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन, पर्वतों का पाद वाला भाग है यानी अग्रभाग इसका अपर्दन, या मुख्य सरिता के क्षैतिज अपर्दन, या फिर चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। यानी कि या तो मुख्य सरिता कोई निकल रही हो, नहर या नदी निकल रही हो, तो इससे इसकी क्षैतिज अपर्दन से होता है। यानी सरिताएं जो होती हैं रैखिक, यानी कि रैखिक उसमें बहती हैं, ठीक है, और क्षैतिज जहाँ पे जो है कटान करती हैं, तो या तो इससे होता है या फिर कोई सीट, यानी कि जो सीट बास वगैरह है, यानी कि वृष्टि जो है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, चादर बाढ़ वगैरह जो होती है, वृष्टि धोवन जो होता है, उससे ये कट जाते हैं। तो ऐसे करके इनका पेडीमेंट का निर्माण होता है। यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है अगले पॉइंट में, यानी आपने पहला सब पॉइंट नोट कर लिया होगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बताया गया कि भाई जब एक बार तीव्र मंद ढाल के साथ जो पेडीमेंट का जो है यहाँ पर निर्माण हो जाता है, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, भृगु या मुक्त पार्श्व जो होता है, ठीक है, वो बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये यानी कि यहाँ पर भृगु यानी भृगु जैसी संरचना जो है, खड़ी संरचना जो है, यहाँ पर मुक्त पार्श्व, मुक्त का मतलब होता है स्टैक जैसी संरचना, ठीक है, खाली हिस्सा जो छूटा हुआ हिस्सा है इस तरह का, यानी एक पहाड़ ये है और पहाड़ का हिस्सा खाली छोड़ दिया गया, ये मुक्त संरचना मानी जाएगी, ठीक है। तो पार्श्व होता है तो कटाव के कारण मंद ढाल, ठीक है, ये यहाँ पर ये पीछे हटने लगता है, ठीक है, ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। सेकंड पॉइंट कि जब एक बार तीव्र मंद ढाल के साथ पेडीमेंट का निर्माण हो जाता है जिसके पीछे भृगु या मुक्त पार्श्व होता है, ठीक है, इसके पीछे भृगु जैसी संरचना या मुक्त पार्श्व होता है, तो कटाव के कारण यहाँ पे मंद ढाल होता है, मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है, ठीक है। तो इस अपर्दन की इस क्रिया को हम यहाँ पे ये बोलते हैं बैक वास्टिंग यानी पृष्ठ क्षरण बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेना, अपर्दन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन यानी पीछे हटना क्रिया कहते हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अगली बात यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पर ये बताई गई है, ये अगला पॉइंट है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंसेल वर्ग के बारे में और बताया गया है। इंसेल वर्ग क्या होता है? इंसेल वर्ग में यहाँ पे बताया गया है कि जब जो पर्वत है, जब पर्वत घिसते हुए पीछे घटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल इंसेल वर्ग यहाँ पे निर्मित होते हैं। यानी कि इंसेल वर्ग का मतलब होता है पर्वतों के अवशिष्ट रूप, पर्वतों का जो कटा छटा या फिर छूटा हुआ भाग है, ठीक है, उसे इंसेल वर्ग कहते हैं। अवशिष्ट रूप को इंसेल वर्ग कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिए गए एक एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक संरचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए चैप्टर ये लेंथी भी है और आपको ये सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देख लें, वहां पर एक एक चीज डिफाइन की गई है। चाहे किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा लें, किसी कोचिंग के नोट्स उठा लें, एक एक चीज डिफाइन की गई है ये कि भाई पर्वत यानी जो वायु है इसके पर्दन से कौन सी संरचनाएं बन रही है, इसके पर्दन से कौन सी बन रही है, हर चीज डिफाइन की गई है। आप कोई भी उठा के लिख लीजिए। तो इंसेल वर्ग क्या है कि जब पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं, धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल उनके अवशेष बच जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसेल वर्ग बोला जाता है वो, ठीक है। और इंसेल वर्ग जो होता है, इंसेल वर्ग भी बाद में जब कट छट जाता है या बेकार यानी बिल्कुल समतल हो जाता है, ठीक है, उच्च धरातल आकृत विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे फिर हम बाद में पैडी प्लेन या पदस्थली बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पहाड़ों का अवशिष्ट रूप जिसे हम इंसेल वर्ग बोलते हैं, और इंसेल वर्ग को भी बाद में लंबे समय कालांतर के बाद, एक लंबे समय के बाद, ठीक है, ये भी कट छट जाता है या भी ये भी उच्च धरातल से निम्न में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये पैडी प्लेन या पदस्थली बोला जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पेडीमेंट और पदस्थली दोनों देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगली जो सब हेडिंग है अब अक्षर अपर्दन से बनने वाली अगली आकृति जो है, ये है प्लाया की। सेकंड हेडिंग जो है आपकी प्लाया, ये कैसे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि पर्वत पहाड़ियों के बीच में मध्य बेसिन होता है, मध्य का जो क्षेत्र होता है बेसिन बोला जाता है, पर्वतों में पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र जो होता है बेसिन बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है? अवसादों का जमाव हो जाता है। तो अवसादों के जमाव से वहाँ पर क्या होता है? मैदानों की एक रचना बन जाती है, मैदानी रचना यहाँ पे तैयार हो जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बहुत समय बाद यहाँ पे जल जब उपलब्ध हो जाता है तो ये मैदान भर जाता है, ठीक है, और एक उथले क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। उथले क्षेत्र में परिवर्तित होने की वजह से इसे प्लाया बोला जाता है, यानी प्लाया उथले जल क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे, देखिए यहाँ पर हम मेरी भाषा नोट करेंगे, यहाँ पर इस भाषा से लिखेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैंने इसे शॉर्ट किया है कि पर्वतों और पहाड़ियों के मध्य बेसिन में अवसादों के जमाव से, पर्वतों और पहाड़ियों के मध्य बेसिन में अवसादों के जमाव के कारण, ठीक है, अवसादों के जमाव से, ठीक है, लगभग, ठीक है, समतल मैदान की रचना हो जाती है, समतल मैदान की रचना हो जाती है।
कालांतर में पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार की उथली जल झीलें ही प्लाया कहलाती हैं। ठीक है, यानी पर्वतों और पहाड़ियों के मध्य बेसिन में अवसादों के जमाव से लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। कालांतर में पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान एक उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार क्या होता है, उथली जल झीलों ही यहाँ पर बन जाती हैं। ठीक है, ठीक है, यानी इस प्रकार की उथली जल झीलें ही प्लाया कहलाती हैं, लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखिए प्लाया में क्या होता है कि भाई उथला तो जल होता ही है, गहराई पर थोड़ी ना होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, इसका वाष्पन हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है और क्षारीय भूमि निकल आती है। ठीक है, तो जैसे कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र इसे कहा जाता है फिर। ठीक है, तो यहां पर आप अगला पॉइंट यहां लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं और लवणों के समृद्ध निक्षेप यहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हों कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र यानी एल्कली फ्लैट्स कहलाते हैं। यानी जो प्लाया में ही जो कल्लर भूमि या छाया जो क्षारीय क्षेत्र हैं ऐसे निर्मित होते हैं ये। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है यहाँ पर अगली सब हेडिंग अपरदन से बनने वाली, ये है अपवाहन। थर्ड सब हेडिंग है अपवाहन गर्त है। ठीक है, या फिर गुहा, केव्स, यानी पवन के द्वारा अपवाहन गर्त और गुहा कैसे बनते हैं वो हम बताएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि भाई जब पवनें लगातार एक ही दिशा में चलायमान होती हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कहा गया है कि पवनें एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपेक्षा जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का जब अपवाहन होता है तो वहां पर क्या बन जाता है, उथले गर्त बन जाते हैं। यानी कि ज्यादा गहरे नहीं, उथले गर्त बन जाते हैं। ऐसे करके उथले गर्त चट्टानों में बन जाते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। ठीक है, यानी पवनें जब लगातार किसी एक ही दिशा में लगातार स्थायी रूप से प्रवाहित हो रही हैं तो वहां से क्या होता है, वहां से ऊपर की जो हल्की हल्की मिट्टी वगैरह होती है जहाँ पे महीन बारीक कण होते हैं अपने साथ उठा लेती हैं, तो वहां पर उथले गड्ढे टाइप बन जाते हैं। यानी ज्यादा गहरे नहीं, उथले गड्ढे बन जाते हैं तो उन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ नोट करेंगे। यहाँ पर अब देखिए सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे। यहाँ पर तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूलकण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथित गर्त, जिन्हें बात गर्त कहते हैं, ये बनाते हैं। यानी अभी आपने जो देखा अपवाहन गर्त, इसे बात गर्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बनाते हैं और इनमें से कुछ बात गर्त और गहरे हो जाते हैं और विस्तृत हो जाते हैं, फिर बाद में गुफा बन जाती है वो। ठीक है, तीव्र वेग से पवन चलती है तो उड़ने वाले धूलकण जो होते हैं अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त, जिन्हें हम बात गर्त कहते हैं यानी या अपवाहन गर्त कहते हैं, ये बन जाते हैं और बाद में ये बात गर्त होते हैं और गहरे हो जाते हैं समय के साथ साथ, तो फिर इन्हें गुहा यानी केव्स कहते हैं, कंदरा कहते हैं। ठीक है, ये देख लिया आपने। अगली संरचना यहाँ पे बताई गई है, चौथी संरचना जो है आपकी, चौथी सब हेडिंग है पर्दन में, ये है छत्रक, जो मशरूम के आकार की बनती है। यानी कि मशरूम आप जानते होंगे नीचे से पतला होता है, ऊपर कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी चट्टानें यहाँ पर भी पाई जाती हैं, जिनका यानी कि जो आपके मरुस्थल है, मरुस्थलों में भी ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं हवा के प्रभाव से, जिनका नीचे वाला हिस्सा पतला हो जाता है, ऊपर वाला मोटा मोटा रह जाता है ऐसा। ठीक है, तो छत्रक, टेबल तथा पीठिका सेल जिसे हम बोलते हैं, छत्रक टेबल जैसी संरचना, यानी ऊपर का भाग ऐसे समानांतर हो या टेबल बन जाएगी, या पीठिका बोलते हैं, पीठ जैसी हो जाए, पीठिका सेल इसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें नोट करेंगे छत्रक, टेबल तथा पीठिका सेल में। ठीक है, अब यहाँ पर मरुस्थल में जो अधिकतर चट्टानें होती हैं वो पवन जो होती है पवन के अपवाहन और अपघर्षण के द्वारा से कट जाती हैं। ठीक है, और बाद में कुछ प्रतिरोधी चट्टानें होती हैं, इनके अवशेष यहाँ पर बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ से लिखेंगे पहला पॉइंट, जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वो अभी अंडरलाइन वाला जल्दी में अंडरलाइन हो गया तो लिखना नहीं है, कि चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले और ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं, छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड पॉइंट यह नोट कर लेना कि कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष क्या कहलाते हैं, पीठिका की भांति खड़े रहते हैं, यानी पीठ की तरह खड़े मालूम पड़ते हैं, पीठिका की भांति। ठीक है, अब देखिए ये तो आपकी पवन है, पवन के अपर्दित स्थल रूप जो बन रहे थे वो आपने देख लिए, ये सब पवन से इनका निर्माण हो रहा है। अब पवन के निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं वो भी हम देखेंगे। तो अगली हेडिंग आपकी डालेंगे पवनों में ही निक्षेपित स्थल रूप। ठीक है, निक्षेपित स्थल रूप इसमें देखते हैं। अब देखिए यहां पर बताया गया है कि निक्षेपण कैसे होता है पवनों के द्वारा।
तो ये निक्षेपण पवनों के वेग पर निर्भर करता है। पवनों का वेग जितना ज़्यादा होगा उतने ही छोटे छोटे और मोटे कण उसके साथ उठाकर साथ में ले जाए जाएंगे, और जैसे ही पवनों का वेग कम होगा जो भारी कण है वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया साल्टेशन बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले जाते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ये ढीला कर देते हैं। इसे हम साल्टेशन कहते हैं। यानी पवनों के वेग के अनुरूप क्या होता है, मोटे आकार के कण ये क्या होता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते हैं, उनके साथ बहे चले जाते हैं। ठीक है, और बहे चले जाने में क्या होता है यहाँ पर, ये यानी कि यहाँ पर चट्टानों की सतह से टकराते हैं, और ऐसे टकराने की वजह से क्या होता है कि भाई ये सतह जो होती है सतह को भी भुरभुरा कर देती है। ठीक है, और यहाँ पे अन्य कणों को ढीला कर देती हैं, तो इन्हें हम साल्टेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है सेकंड पॉइंट में, पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार और भार के अनुरूप होता है। यानी पवनों की परिवहन की प्रक्रिया में पदार्थों की छटाई का काम हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह पवनों की परिवहन की प्रक्रिया होती है, इसी में ही छटाई हो जाती है। मोटे कण नीचे रह जाते हैं और भारी हल्के कण ऊपर चले जाते हैं, और जो मोटे कण नीचे रह जाते हैं वो जब चट्टानी सतहों से टकराते हैं क्या बन जाती हैं, यानी यहाँ पर सी चट्टानी सतहें जो होती हैं इनसे भी जो और कण होते हैं वो और फिर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, यानी आप खुद अनुमान लगाइए, एक यानी जस्ट इमेजिन किया कीजिए कि भाई मोटे कण जब धरातल से टकरा के आगे बढ़ रहे हैं और टकराने से फिर घर्षण उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा तो ऑब्वियस सी बात है चट्टानी सतह का भी अपकर्षण होगा, चट्टानी सतह से और बारीक कण जो होंगे अलग हो जाएंगे, बारीक कण जो होगा उन्हें पवन के वेग के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये साल्टेशन वाली प्रक्रिया हो गई। ठीक है, तो और ऐसे करके जब ज़्यादा भारी कण होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और हल्के कण होते हैं वो आगे दूरी तक चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे कहा गया है कि भाई पवनों के द्वारा जो कणों का परिवहन होता है उनके आकार भार के अनुरूप होता है। पवनों की परिवहन की प्रक्रिया में पदार्थों की छटाई का काम भी ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, और जब पवन की गति घट जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यानी पवनों की गति ऐसी कम होती है, ऐसे निक्षेपण होता चला जाता है। भारी कण जल्दी रख जाते हैं, हल्के कण उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके निक्षेपण की क्रिया ये प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें निक्षेपण वाले स्थल रूपों में इसके ज़्यादा स्थल रूप नहीं है, केवल एक ही स्थल रूप है, वो है बालू के टिब्बे। ठीक है, देखिए बालू के टिब्बे वाले में यहाँ पे संरचनाएं आप बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सैंड ड्यून्स में बताया गया बालू के टिब्बे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, देखिए बालू के टिब्बों का निर्माण जो होता है वो हमेशा उष्ण और शुष्क मरुस्थल जो होते हैं तो ये उनके लिए उपयुक्त स्थान माने जाते हैं बालू के टिब्बों के लिए। दूसरी बात यह है इनका निर्माण जहाँ भी हो रहा है वहाँ पर अवरोध का होना भी वहाँ पर आवश्यक है। पहला पॉइंट ये नोट कर लेना कि उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान है और इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी आवश्यक है। अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी में सब पॉइंट है, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला सब पॉइंट कौन कौन से प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ बताया गया है नव चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा के में निकली होती है, यानी पवन जिस दिशा में बह रही है, ठीक है, उसी दिशा में इनकी भुजाएं भी निकली होती हैं। मान लीजिए पवन बह रही है इस दिशा में तो इसी दिशा में इनकी भुजाएं भी निकली होती हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये बरखान कहलाते हैं। ठीक है, ये बरखान बना लेना, ये आकृति जो है पवन की दिशा में ही इनकी भुजाएं निकली हुई हैं तो ये बरखान बोला जाता है। पवन इधर बह रही है इसी दिशा में इनकी जो है भुजाएं भी निकली हुई हैं तो ये बताया गया है क्या कहलाते हैं, ये बरखान कहलाते हैं। ठीक है, ये इन आकृतियों को बरखान कहते हैं। ठीक है, पवन बह रही है, पवन की दिशा में इनकी भुजाएं निकली हुई हैं तो उन्हें बरखान कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बरखान में ही एक संरचना और बनती है। मान लीजिए एक बरखान जो है ये हाफ रूप में बने, आधे रूप में बने इस तरह से, तो ये सीफ कहलाता है। ये आप देख पा रहे हैं, बरखान पूरा ना बने, केवल एक किनारा ही बने दूसरा ना बने तो सीफ कहलाता है। तो पहले का ही सब पॉइंट, पहले सब पॉइंट का ही सब पॉइंट है, डबल लगा दिया है मैंने, इस तरह से डबल लगाता हूँ, यूज करता हूँ सभी नोट्स में। सीफ जो होते हैं, ठीक है, ये बरखान की ही भांति होते हैं और सीफ बालू के डिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है, यानी इस तरह से केवल एक भुजा होती है। बना लेना आप तो आप भूलेंगे नहीं फिर कभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सब पॉइंट देखेंगे, सेकंड सब पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो बरखान जो होते हैं परवलयाकार ही होते हैं, पैराबोलिक वे में ही होते हैं, लेकिन जो परवलयिक बरखान या बालू टिब्बे होते हैं और बरखान होते हैं उनमें एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस यहाँ बताया गया है कि भाई जहाँ पर रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी मिल जाती है तो वहाँ पर परवलयिक बालू का टिब्बों का निर्माण होता है। यानी कि बरखान ऐसी जगह बनते हैं जहाँ पर बिल्कुल कोई वनस्पति नहीं है तो वहाँ तो बरखान बनेंगे, पवनों की दिशा के दिशा में ही इनकी भुजा रहती हैं। ठीक है, और परवलिक वहाँ बनेंगे जहाँ पर क्या है वनस्पति भी पाई जाती है तो वहाँ पर परवलिक संरचनाएं बनेंगी। परवलिक, और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये परवलिक की संरचना है। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, केवल थोड़ा सा अंतर है क्योंकि वनस्पति वाली जगह पर परवलिक बनते हैं। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं,
अब देखिए यहाँ पर अनुदैर्ध्य के बारे में बताया गया। अनुदैर्ध्य टिब्बे कौन से होते हैं, ठीक है, ये वाले टिब्बे जो अनुदैर्ध्य वाले हैं। तो यहाँ पर थर्ड सब पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर कि जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे, यानी रेत की आपूर्ति ज़्यादा ना हो और पवनों की दिशा जो है स्थायी रहती है, तो अनुदैर्ध्य टिब्बे लॉन्जिट्यूडिनल डून्स बनते हैं। यानी कि रेत की जो है यहाँ पर रेत की आपूर्ति ज़्यादा ना हो पवनों के साथ और पवनों की दिशा जो है लगातार स्थायी रहे, तो ऐसे करके अनुदैर्ध्य ये जो है ये टिब्बे, बालू के टिब्बे ये निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, इसी में लिख लेना आगे कि ये अत्यधिक लंबाई, ये बहुत ज़्यादा लंबाई के होते हैं और कम ऊंचाई वाले ये लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। ठीक है, चौथा आपका जो है अनुप्रस्थ वाला, ये आप देख पा रहे हैं खड़े खड़े अनुप्रस्थ। ठीक है, तो अनुप्रस्थ टिब्बे जो है ये प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं, यानी जो पवनें चल रही हैं उनके समकोण पर ऐसे करके निर्मित होते हैं ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कर लेना, ये अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं, यानी इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर होता है। ठीक है, यानी पवनों की दिशा ये निश्चित रहती है और रेत का स्रोत जो है यहाँ पर मौजूद होता है, तो ऐसे करके क्या बनता है, ये अनुप्रस्थ टिब्बे बन जाते हैं। तो ऐसे करके आपने यहाँ पर इस चैप्टर के तहत सभी स्थल रूप जो अपर्दन और निक्षेपण से बन रहे थे, प्रमुख प्रमुख आकृतियों द्वारा, चाहे हिमनद द्वारा, पवनों के द्वारा, ठीक है, सागरी जल के द्वारा, सभी चीजें आपने नोट डाउन कर ली हैं। और देखिए मेरा मानना यह था कि आपकी क्लास 11th वाली जो सेकंड बुक है ये वाली, इसमें सबसे लेंदी चैप्टर यही था। इससे ज़्यादा लेंदी अब कोई चैप्टर नहीं है, अब वही चैप्टर है, शायद एक एक वीडियो में भी कवर हो जाएंगे चैप्टर, या एक या दो वीडियो में, अब इतने लेंदी नहीं है। ये चैप्टर ज़्यादा लेंदी था और ये लेंदी केवल आपकी किताब में ही लेंदी नहीं था, बाद बाकी जो आप स्टैंडर्ड बुक कोई उठा के देखेंगे, माजिद हुसैन, महेश बड़वाल या फिर कोई और राइटर की बुक, उन सभी जगह लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं भूगोल में इनका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमने हर बार सुना है पुलिन, ठीक है, प्लाया, हर जगह इनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि सब ये भौगोलिक आकृतियां हैं, तो इनका जगह जगह पे इस्तेमाल होता है, जगह जगह पे इनका उपयोग होता है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं मालूम होंगी तो यकीन मानिए आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आगे पीछे के, वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो कम से कम लिख लेना मात्र, यहाँ पे लिख लेने मात्र से केवल काम नहीं चलेगा, आप रिवीजन भी करते रहिए। देखिए नोट्स तो आपके रेगुलर बनते रहेंगे, आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं नोट्स बनवाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लें कि हमारे नोट्स रुक जाएंगे, नोट्स कैसे बनेंगे। नोट्स मेरा पूरा टारगेट ही है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में आपके जो है 12th तक के जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं कवर हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, अपने पेन पेपर लेके नोट डाउन करें, पूरा आप समझें, चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मैं लगातार आप लोगों से कहता जा रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए, इसके अलावा हमें सहयोग भी दीजिए। देखिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे एक टीम की ज़रूरत है और टीम की जब भी पूरी होगी जब आप सहयोग करेंगे। तो आप लगातार, ये जो मैं कर रहा हूँ ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए ही कर रहा हूँ। और आप खुद एक सोचिए कि यूपीएससी लेवल के एग्जाम के लिए कम से कम अमूमन एक छोटी से छोटी एक मिनिमम कोचिंग भी होती है, यानी जो हम बिल्कुल बोल सकते हैं बिल्कुल निम्न स्तर की कोचिंग होती है, वहां पर भी 8 से 10 बंदे होते हैं, तब वो आईएएस का सिलेबस कवर करवा पाते हैं। यहाँ अकेला बंदा पूरी अगर अपनी शिद्दत से भी लग जाएगा दिन रात तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। यानी मुझे भी सहयोग लेना पड़ेगा, मुझे भी जो है एक टीम खड़ी करनी पड़ेगी। तो टीम जब खड़ी होगी जब आप भी सहयोग करेंगे। ठीक है, मैं आपसे फिर निरंतर कह रहा हूँ, आपकी स्वेच्छा है, यहाँ पर मैं किसी पर बाध्य नहीं कर रहा हूँ। आपको लगता है कि हाँ सर हमारा भला कर रहे हैं, सर हमारे लिए बेटर कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।